हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो और आप पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे और सब कुछ आप लोग को आई होप समझ में आ रही होगी। तो ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 5th चैप्टर स्टार्ट करते हैं भूगोल का। ठीक है, जिसका नाम है जल। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं जल, इसमें एवरीवन हम लोग को बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ जल आपको दिख रही है, जल के बारे में बस नहीं पढ़नी है, इसमें जल का वितरण पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे विश्व महासागर वगैरह, झीलें, नदियाँ वगैरह सब हम लोग को विश्व की देखनी है। जल चक्र देखना है, बाकी सब के बारे में से हमें जानकारी लेनी है। तो एवरीवन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या तस्वीर बनती है? एनसीईआरटी द्वारा बताया जा रहा। अब वर्षा के रिमझिम, नदी, जलप्रपात, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा के जल से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा एवरीवन, हर एक चीज बताए, मतलब आप लोग बताइए ये चीज कि बचपन में कौन कौन ऐसे किया है कि जो जल से भरे गड्ढे होते हैं उसमें कागज की नाव बनाकर तैराकर खेलते थे, बहुत खुश होते थे। कौन कौन किया है थोड़ा कमेंट करिएगा। ठीक है, ये बचपन का एक बहुत प्रमुख खेल भी माना जाता है। ठीक है, तो दोपहर तक के गड्ढे का तरह जल गायब हो जाता है। वहां जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के तापमान के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादल का रूप धारण कर लेता है। संघनित यानी जब धूप वगैरह आती है तो हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है। इसके वजह से जो पानी की मात्रा रहती है जहाँ जहाँ, वो वाष्प बन के आसमान में चली जाती है और बादल बनती है, उसको संघनित कहते हैं, ग्रहण कर लेती है। यहाँ से यह वर्षा हिम या सहिम वृष्टि के रूप में धरती तथा समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, तब महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। ठीक है एवरीवन, अब आगे बढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी थलसाला के समान है, जो जल शताब्दियों और पूर्व मौजूद था। आपका थलसाला यानी ये छोटे और घर पौधे रखने कृत्रिम आहत होता है। मतलब ये छोटे छोटे जैसे पेड़ पौधे वगैरह, छोटे छोटे जो होते हैं पौधे वगैरह रखा जाता है, वो कृत्रिम यानी हाथ का बनाया वाला वो जगह। ठीक है, हाथ से बनाया हुआ उसको थलसाला कहते हैं। जो जल शताब्दियों पूर्व मौजूद था वो आज भी उपस्थित है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेतों में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वो सैकड़ों वर्ष पूर्व अमेजन नदी में बहता हो। अमेजन नदी में बहता हो। आलवन जल के मुख्य स्रोत है। ताल, नदी, हिमनद एवं सोते हैं। ठीक है, महासागरों तथा समुद्रों का जल लवणित होता है। इसमें अधिकांश लवण सोडियम क्लोराइड अथवा खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। इसमें ये बताया जा रहा है एवरीवन कि जो अमेजन नदी थी, ठीक है, ये आलवन जल के मुख्य स्रोत है। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि आलवन जल, इसमें लवण यानी नमक की प्रचुरता नहीं रहती है। जैसे आप महासागर में चले जाइएगा, अगर वो कभी पानी आप थोड़ा सा भी चख के देखोगे तो वो नमकीन लगेगा। ठीक है, वो पानी ना सिंचाई में काम आती है ना पीने लायक रहती है। ठीक है, तो आलवन जल उसी को कहते हैं जो हमको पीने लायक रहती है, जो हमारे यहाँ नल कुओं वगैरह में पाई जाती है। आलवन जल के मुख्य स्रोत है ताल, नदी, हिमनद एवं स्रोते हैं। ठीक है, और महासागर तथा समुद्र का जल लवणित होता है, मतलब नमक वाला। उसको चखोगे ना तो वो लवण मतलब नमक लगेगा। इसमें अधिकांश लवण सोडियम क्लोराइड अथवा खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। जो खाने वाला नमक होता है एवरीवन, वो कहाँ से निकाला जाता है और कैसे किया जाता है ये आप बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जल का वितरण। हम सभी भली भांति जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि पृथ्वी थल की तुलना में जल अधिक है तो अनेक देशों में लोगों को जल की कमी
का सामना क्यों करना पड़ता है। ये एवरीवन जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना 4, 5 में 6 में, तो समझ में ये आती थी कि हम लोग के यहाँ तो इतना पानी है, फिर भी क्यों बताया जाता है कि पानी का बचाव करना चाहिए। चलिए इसी की जानकारी लेते हैं। क्या पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। नीचे दी गई तालिका में जल वितरण की प्रतिशत दिया गया है, आगे दिया गया है, आपको बताएंगे। और एवरीवन देखिए यहाँ पे आपका वर्ल्ड का मैप दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ठीक से दिख रही होगी यहाँ पे, दिख रही है। ये आपका उत्तर अमेरिका, ये है आपका दक्षिण अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है एशिया, और हमारा जो इंडिया आता है वो एशिया के अंदर आता है। देखिए हमारा इंडिया, और ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और सबसे नीचे है अंटार्कटिका, जो इसको सफेद चादर यहाँ पे बिछा हुआ रहता है, सफेद बर्फ यानी सफेद जगह इसको कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा प्रशांत महासागर है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे देखिए मकर रेखा गया हुआ है। ये दक्षिण अटलांटिक महासागर, ये हमारा हिंद महासागर है, यहाँ प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर और ये प्रशांत महासागर दोनों एक है, क्योंकि वो ग्लोब, जैसे आप ग्लोब देखे हैं ना, ग्लोब में उसको गोल गोल आकार में दिखाया गया है, गोल वृत्त में दिखाया गया है, ठीक है, वृत्त आकार में दिखाया गया है। ये हम लोग को समझाने के लिए ऐसे में दिखाया जाता है, क्योंकि ये बुक है, ये बुक है। और अगर इसको हम देखा जाए तो ये फोल्ड रहती है, मतलब इसको बुक को फोल्ड कर देंगे ना तो उस टाइप में रहती है, इसलिए ये दो प्रशांत महासागर नहीं है, नहीं समझिएगा, ये एक ही प्रशांत महासागर है, ठीक है। यानी जब ये गोल ये मिल जाती है तो ये प्रशांत महासागर और ये दोनों एक है, एक जगह आती है, ठीक है। ये दक्षिण महासागर है। यहाँ पे देखिए बताया गया है, क्या आप जानते हैं। लवणता 1000 ग्राम जल में उपस्थित नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है, यानी 35 भाग में प्रति 1000, मतलब 35 भाग में प्रति 1000 ग्राम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है इजराइल के मृत सागर, इजराइल में है मृत सागर है, 45 भाग प्रति 1000 ग्राम लवणता होती है। तैराक इसमें पलव सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसमें संघनन बना देती है। ये जो मृत सागर को डेड सागर भी कहते हैं एवरीवन, यहाँ पे कोई डूबता नहीं है। अगर आप लोग भी कभी आप लोग को जाने का भी मौका मिला तो वहाँ तैर के देखिएगा, कभी नहीं डूबिएगा। यहाँ पे हम लोग लवणता के कारण हमेशा ऊपर उठे हुए रहते हैं, वो पानी के अंदर हम लोग नहीं जाते हैं। चलिए यहाँ देखिए सबकी मात्रा दिया हुआ है। महासागर है 97.3, ठीक है। भूमिगत जल है 00.68, इतना कम। बर्फ छत्रक है 02.0। झीलों का अलवण जल है 0.009%। स्थलीय समुद्र एवं डैश दिया है या नहीं बताया गया। नमकीन झीलें भी नहीं बताया गया है। नमकीन झीलें है 0.009% और नदियां है 0.0001 और वायुमंडल है 0.0019, यानी बस टोटल 100 के लगभग। इतना का मतलब बांटा गया है सबको कि कैसे क्या क्या है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। साधारण क्रियाकलाप जल के वितरण को दर्शाया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स देखिए, देखने के लिए कहा हम लोगों ने यहाँ पे देखिए दिया है, मतलब 2 लीटर जल ले, ठीक है। आप लोग इसमें बताया गया 2 लीटर जल ले। मान लिया पृथ्वी की सतह पर मौजूद जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को प्रदर्शित करता है, जो महासागर और समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह जल लवणीय यानी नमक युक्त होती है। कटोरे में रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दिखाया गया है। आप समझ देखिए कि आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ बॉक्स बनाया गया ना, ये देखिए, ये 9 चम्मच है बर्फ छत्रक, 2 चम्मच है वोम जल में, ठीक है। और ये 1 बूंद है नदियाँ और अलवण जल की झीलें, ठीक है। अलवण जल की झीलें है या भौम जल, यानी 2 चम्मच आपको नमक की मात्रा मिलेगी। और जो आपका बर्फ छत्रक में जो आपका दिख रहा है, जो लवणीय की होगा उसमें 9 चम्मच होगा, ठीक
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब एग्जाम में आता नहीं है, बस जानने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी है, जानना जरूरी है। जीवन के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। प्यास लगने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा कभी नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को खत्म कर रहे हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय परिसंचरण। दिया 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। समुद्री तट। समुद्री तट पर नंगे पांव चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नाम, बालू, समुद्री पक्षी, ठंडी पवन, वायु में लवणीय गंध तथा लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। झील एवं ताल के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल सदैव गतिमान रहता है। यह जल कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे तरंगे, धाराएं एवं ज्वार भाटा। ये सब हम लोग पहले ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। बताया गया है जब समुद्री सतह पर हल्की पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है, और जितनी तेज पवन बहती है तरंगे उतनी ही बड़ी होती जाती है। तरंगे। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद समुद्र के जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस आ जाती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर बड़ी बड़ी तरंगे उत्पन्न होती है। इन तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। इसके फलस्वरूप 15 मीटर ऊंची विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहा जाता है। आप लोग अगर आप लोग कहीं पे महासागरीय जगह पे आप लोग गए हैं तो वहां पे देखे होंगे कि वहां पे तरंगे जैसे पानी की लहर आती है, ठीक है, और ये लहर जब ज्यादा हो जाती है, ठीक है, भूकंप के कारण बहुत ऊपर उठती है, मतलब ज्वारी तरंगे यानी बहुत ऊपर तरंगे उठ जाती है, तो उसको सुनामी भी कहा जाता है। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था, ठीक है, 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से चलती है। और 2004 में आए सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक क्षति हुई थी। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट डूब गया था, ठीक है, ये 2004 में इंदिरा पॉइंट डूब गया था सुनामी आने के कारण, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है सुनामी। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। पोताश्रय यानी आपका तटीय क्षेत्र वगैरह जो समुद्र के नजदीक है, महासागर के नजदीक जितने भी हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ सुनामी के बारे में जानकारी दी हुई है जिसे हम लोग को जानना भी बेहद जरूरी है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में पोताश्रय तरंगों अथवा सुनामी तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थे जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई। भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी तथा समुद्र तल में अचानक गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया था, ठीक है। आप लोग को ये भी पता चला कि भूकंप क्यों आया था। और महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित होकर नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन से निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा और भारतीय प्लेट के वर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। ये सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए थे।
जो हिंद महासागर के जितने द्वीप थे वो डूब गए थे। भारतीय सीमा का ध्रुव यानी दक्षिणी बिंदु, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, पूरी तरह डूब गया था। और जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की और अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की तरफ बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 700 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। सुनामी तरंगे समुद्र तट से 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिनके कारण 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की अपेक्षा हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप क्रिया बहुत कम होती है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वो पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। यानी ऐसी बहुत बड़ी विशाल ये सुनामी आई थी 2004 में। ठीक है। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जान माल की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह है कि तटीय क्षेत्रों में जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके परिणाम जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई थी। तो एवरीवन, ये बेवकूफी है, देखने के लिए आदमी जान लगा देता है। सुनामी है, कितना बढ़ सकता है, प्राकृतिक घटना है, इसका हम लोग विश्लेषण नहीं कर सकते हैं कि कितना तक आ सकता है, कितना किलोमीटर तक फैल सकता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्वार भाटा के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। एवरीवन, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? दिन में 2 बार नियम से, मतलब नियम से ही 2 बार, ठीक है, जल का उठना मतलब ऊपर उठ जाता है फिर गिरना, ठीक है, लहरें जब ऊपर उठती है फिर गिरती है, उसको ज्वार भाटा कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े भाग को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है, तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। यानी जब ऊपर उठती है तो उसे ज्वार कहते हैं, जब वो नीचे बैठ जाती है तो उसे भाटा कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्वार भाटा में चंद्रमा और सूरज का क्या कार्य होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन जानने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा एवं सूर्य के बीच चंद्रमा एवं सूर्य के बीच शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभी आकर्षित होता है, ठीक है, अपने तरफ खींचता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आता है। और अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिनों में सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा तीनों एक ही सीधे में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। अगर किसी को सबसे ऊंचे ज्वार देखना है तो आप लोग अमावस्या पूर्णिमा का दिन, ठीक है, सागर महासागर के वहां चले जाइएगा, आप लोग को देखने मिलेगा। सॉरी, नहीं जाइएगा, हो सके जान भी जा सकती है। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहा जाता है, लेकिन जब चंद्रमा अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो सूर्य एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, फलस्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और ये नौ संचालन में सहायक होते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में भी सहायता करते हैं।
उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है, जिसे मछुआरे बिना किसी कठिनाई के मछलियां पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। एवरीवन, आई होप आप लोगों ने ज्वार भाटा के बारे में ऐसे समझ लिया होगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं। महासागर धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतहों पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं ठंडी एवं गर्म हो सकती है, ठीक है, सामान्यतः ठंडी धाराएं, यानी जो हमारी ठंडी धारा, यानी जो देखिए ये है आपका, ये देखिए ये सब जल धाराएं जो एरो में आपको दिख रही होगी, ये है जल धाराएं, ठीक है, ये है जल धाराएं। यहाँ पे देखिए पश्चिमी वायु आपका होता है, तो यहाँ पे ठंडी जल धाराएं हैं, ठीक है, ठंडी जल धाराएं हैं। यहाँ पे देखिए आपकी गर्म जल धाराएं हैं, यहाँ पे देखिए ठंडी जल धाराएं, एक गर्म जल धारा ऐसे घूमती है, फिर ठंडी हो जाती है, फिर गर्म होती है, फिर ठंडी होती है, ऐसे करके। देखिए कैलिफोर्निया धारा, कैलिफोर्निया धारा यहाँ है आपका ठंडी धाराएं हैं आपकी यहाँ पे, ठीक है, उत्तर अमेरिका में, ठीक है। चलिए एवरीवन आगे बढ़ते हैं। इसकी जानकारी आप लोग जब 9th क्लास का बुक पढ़ोगे तो उसमें और अच्छी तरह से उसमें बताया गया है। बस ये जानकारी देने लायक है कि आपकी ठंडी और गर्म जलधाराएं होती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, यह ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती है, जबकि लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती है। ये आपको बताया गल्फ स्ट्रीम गल्फ स्ट्रीम जहाँ पे है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ये गल्फ स्ट्रीम ये है गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है। धाराएं जबकि लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान बढ़ जाता है। जिस स्थान पर शीत एवं गर्म जलधाराएं मिलती है वो स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। जहाँ पे शीत एवं मतलब जहाँ पे ठंडी एवं गर्म जलधाराएं मिलती है और विश्व भर सर्वोत्तम मतलब मछली का क्षेत्र में सर्वोत्तम मछली वहाँ पे मिलता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्व तट इसके कुछ मुख्य उदाहरण हैं, जहाँ ठंडी एवं गर्म जलधाराएं मिलती है। वहाँ कोहरे वाला मौसम बन जाता है और इसके परिणाम स्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। जो आप लोग सुने होंगे ना कि जब हवाई जहाज जाती है तो बहुत से महासागर वगैरह में अंदर तक नहीं जा पाती है, क्योंकि कोहरा ही कोहरा रहती है, उससे आगे वो लोग जा नहीं सकते हैं। ये उसी के कारण होती है, ठंडी और गर्म जलधाराएं के कारण वहाँ पे मौसम बहुत कोहरा वाला होता है और आगे कुछ दिखाई नहीं देता। इसमें जान जाने की भी संभावना रहती है, इसलिए आगे नहीं जाया जाता है। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास कल आपकी आ जाएगी। ओके बाय।